Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज के इस विस्तृत चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ शुरुआत करते हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो जैसे एकदम सही और सटीक सामग्री के बिना कोई भी शानदार व्यंजन बेस्वाद हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, कोई भी खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है जी। और ठीक वैसे ही सही व्याकरण यानी ग्रामर के बिना कोई भी भाषा पूरी तरह से अधूरी और प्रभावहीन होती है। वाक्यों में शब्दों का सही तालमेल ही किसी भी भाषा की असली शुद्धता तय करता है। और मैं कहूंगी कि आज का हमारा ये विशेष विश्लेषण पूरी तरह से इसी शुद्धता को हासिल करने के बारे में है। जी, और व्याकरण की इसी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। जो भी परीक्षार्थी केवीएस, पीआरटी, टियर 2 परीक्षा और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 100% स्कोर सुनिश्चित करना है। 100%, बिल्कुल। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी जीरो टू हीरो सीरीज के पहले 30 सुनहरे नियमों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। आज की ये चर्चा बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है, जहां एक एक करके अंग्रेजी व्याकरण के इन नियमों को बहुत ही आसान और द्विभाषीय यानी बाइलिंगुअल तरीके से डिकोड किया जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ इस बात को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 80% गलतियां इन्हीं बुनियादी नियमों से जुड़ी होती हैं। विशेष रूप से जब बहुत सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच के तालमेल की आती है तो अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो जो जाल है। सही कहा। ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित होता है जब उसे गहराई से समझा जाए और बिल्कुल सही जगह पर लागू किया जाए। मैं बताऊंगा कि इसीलिए आज हर एक नियम, हर एक स्लाइड और हर एक बिंदु पर बहुत ही धीमी और स्पष्ट गति से बात की जाएगी, एकदम एक वास्तविक कक्षा की तरह, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूटने ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड 1 पर आते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बुनियाद है। इसमें सबसे पहले नियम 1 की बात करते हैं, जो एंड यानी AND शब्द के प्रयोग से जुड़ा है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एंड हमेशा चीजों को जोड़कर बहुवचन बना देता है। तो नियम 1 के अनुसार जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यही सवाल है ना? जी हाँ, ये बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। नियम 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि जब 2 एकवचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ आने वाली क्रिया या वर्ब हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल होती है। इसे एक अंग्रेजी उदाहरण से समझते हैं। हरी एंड राम आर हियर। मतलब हरी और राम यहाँ है। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हरी और राम 2 बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं। चूंकि ये 2 अलग इकाइयां हैं जो एंड से जुड़ी हैं, इसलिए यहाँ इस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। यह तो बहुत सीधा और स्पष्ट है, लेकिन अक्सर परीक्षाओं में सीधे सवाल नहीं पूछे जाते। इसी से जुड़ा नियम 2 है, जो एक अपवाद यानी एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। हाँ, जहां असली उलझन शुरू होती है। सही कहा। अगर एंड से जुड़े हुए दोनों शब्द किसी एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों, तब तो स्थिति बदल जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं, और यही पर नियम 2 काम आता है, जिसे सिंगुलर एक्सेप्शन कहा जाता है। यहीं पर अक्सर परीक्षार्थी सबसे ज्यादा उलझते हैं। नियम 2 कहता है कि यदि 2 संज्ञाएं एंड से जुड़ी हैं, लेकिन वे दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती हैं, तो क्रिया हमेशा एकवचन यानी सिंगुलर ही होगी। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देखें, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। यहाँ आर नहीं बल्कि इज लगा है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। कोई कैसे पहचानेगा कि एंड से जुड़े 2 पद एक ही व्यक्ति के हैं या 2 अलग-अलग लोगों के? क्या इसका कोई खास सूत्र है? यहीं पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक काम आती है। पूरी नजर द यानी THE आर्टिकल पर रखनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ द पर? जी हाँ। यदि द केवल पहले नाउन के साथ लगा है, जैसे हमारे उदाहरण में सिर्फ सेक्रेटरी के पहले द है और प्रिंसिपल के पहले नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति एक ही है। वही एक इंसान सेक्रेटरी का पद भी संभाल रहा है और वही प्रिंसिपल भी है। क्योंकि व्यक्ति एक है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर दोनों के आगे द लगा हो तो? अगर दोनों के आगे द लगा होता, यानी द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब वे 2 अलग अलग लोग माने जाते और वर्ब प्लूरल हो जाती। वाह, ये ट्रिक वाकई परीक्षा में बहुत समय बचा सकती है।
अब आगे बढ़ते हैं नियम 3 और 4 की ओर, जहां शब्दों का स्वभाव बदलता है। ईच और एवरी जैसे शब्द जो हर एक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग करके दिखाते हैं। नियम 3 के अनुसार जब वाक्यों में ईच या एवरी आ जाए तो क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वाक्य में बहुत सारे लोग हों, जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल, तब भी क्या वर्ब सिंगुलर ही रहेगी? इस बिंदु पर एक बहुत ही खास रैंक बूस्टर टिप पर ध्यान देना चाहिए। नियम 3 बहुत सख्ती से ये लागू करता है कि वाक्य में चाहे कितने भी नाउन्स क्यों ना हो और वे चाहे एंड से ही क्यों ना जुड़े हों, अगर उस श्रृंखला के पहले ईच या एवरी जुड़ गया है तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही लगानी है। उदाहरण के लिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, यहाँ वर का प्रयोग पूरी तरह से गलत होगा। एवरी शब्द समूह में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करता है, इसलिए क्रिया हमेशा एक वचन होती है। इसे एक अकाट्य नियम की तरह बांध लेना चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब नियम 4 पर नजर डालते हैं, जो चॉइस कनेक्टर्स के बारे में है। चॉइस यानी विकल्प? बिल्कुल। जब वाक्य में कर्ता और, नॉर, ईदर और या नीदर नॉर जैसे शब्दों से जुड़े हों, तब क्रिया का चुनाव कैसे किया जाता है? नियम 4 कहता है कि जब दो एक वचन कर्ता इन चॉइस कनेक्टर्स से जुड़े हों तो वो हमेशा एक वचन क्रिया ही लेते हैं। चॉइस का मतलब ही है कि हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, जैसे नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। इसका मतलब है न तो वो और न ही मैं। एकदम सही। एक बार में एक ही व्यक्ति पर ध्यान है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन एक सवाल उठता है जो नियम 5 और 6 को जन्म देता है। क्या होगा अगर इन और या नॉर से जुड़ने वाले कर्ता अलग अलग वचन के हों? मान लीजिए एक कर्ता सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। ऐसी स्थिति में कौन सा कर्ता तय करेगा कि वर्ब क्या होगी? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही नियम 5 का आधार है। नियम 5 स्पष्ट करता है कि यदि कर्ता अलग अलग वचन के हों और वे और या नॉट से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन होगी। बहुवचन हमेशा? हाँ, लेकिन इसमें एक और जरूरी शर्त है। वाक्य की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि जो बहुवचन करता है वो क्रिया के बिल्कुल पास रखा जाए। उदाहरण से समझाएं। उदाहरण देखिए, नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। यहाँ हेडमास्टर सिंगुलर है और असिस्टेंट मास्टर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब वर आई है और व्याकरण के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के करीब रखा गया है। समझ गई। और अगर वचन की जगह पर्सन्स अलग अलग हों, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, नियम 6 इसी बारे में है। अगर और या नॉर से एक फर्स्ट पर्सन यानी आई और एक थर्ड पर्सन यानी ही जुड़ा हो तो वर्ब किसके अनुसार चलेगी? नियम 6 पूरी तरह से प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता के सिद्धांत पर काम करता है। जब इन शब्दों से जुड़े कर्ता अलग अलग पर्सन्स के हों तो क्रिया हमेशा सबसे पास वाले कर्ता के अनुसार बदलती है। उदाहरण के तौर पर, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। यहाँ वर्ब एम है? बिल्कुल, क्योंकि उसके सबसे करीब का सब्जेक्ट आई है। यहाँ ही के हिसाब से इज नहीं लगेगा। जो वर्ब के सबसे नजदीक खड़ा है वर्ब उसी के अनुसार अपना रूप बदल लेगी। इस पहले खंड से ये साफ हो जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का ये खेल पूरी तरह से उनकी जगह और बनावट पर निर्भर है। अब खंड 2 की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो भ्रमित करने वाले शब्दों और वाक्यांशों से जुड़ा है। नियम 7 समूहवाचक संज्ञाओं यानी कलेक्टिव नाउन्स पर केंद्रित है। हमने अक्सर देखा है कि कलेक्टिव नाउन्स का स्वभाव बड़ा ही दोहरा होता है। बहुत ही दोहरा होता है। कभी ये एक वचन की तरह बर्ताव करते हैं तो कभी बहुवचन की तरह। इसके पीछे का क्या विज्ञान है? कलेक्टिव नाउन सच में बहुत दिलचस्प होते हैं। नियम 7 बताता है कि जब कोई समूह एक इकाई या यूनिट के रूप में एक साथ मिलकर काम करता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। उदाहरण के लिए, द काउंसिल इज चोजन द प्रेसिडेंट। यहाँ पूरी काउंसिल ने बिना किसी मतभेद के मिलकर एक फैसला लिया तो समूह एक हो गया और हैज लगा। और अगर उनमें मतभेद हो जाए तो? बस यही समझना है। जब समूह के सदस्य अलग अलग व्यक्तियों की तरह काम करें या उनके बीच मतभेद हो जाए तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। यहाँ मिलिट्री के जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही कारगर ट्रिक है। वाक्य का भाव समझें। अगर भाव यूनानिमस यानी एक मत होने का है तो सिंगुलर क्रिया लगाएं, और अगर भाव डिवाइडेड यानी विभाजित होने का है तो प्लूरल क्रिया का प्रयोग करें। ये ट्रिक बहुत उपयोगी है। अब नियम 8 की बात करते हैं। ये डिसेप्टिव नाउन्स यानी धोखा देने वाली संज्ञाओं के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल बहुवचन लगते हैं क्योंकि उनके अंत में एस लगा होता है,
जैसे मैथमेटिक्स। अक्सर लोग कह देते हैं मैथमेटिक्स आर, तो इस गलती से कैसे बचा जाए? ये बहुत ही आम गलती है। नियम 8 इसी भ्रम को दूर करता है। देखने में भले ही शब्द के अंत में एस हो, लेकिन उनका अर्थ एक वचन ही होता है। मैथमेटिक्स आर लिखना पूरी तरह से गलत है। सही वाक्य होगा मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी। क्या ऐसे और भी शब्द हैं? हाँ, यहाँ एक और रैंक बूस्टर सूची हमेशा याद रखनी चाहिए। न्यूज़, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और फिजिक्स, इन सभी शब्दों के अंत में एस है, लेकिन ये किसी एक विषय या एक विचार का नाम है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट जानकारी। अब नियम 9 पर ध्यान देते हैं, जो अतिरिक्त व्याख्यानों या पेरेंथेटिकल फ्रेजेस के बारे में है। मान लीजिए एक मुख्यकर्ता है और उसके साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज या इन एडिशन टू जैसे शब्दों से कुछ और लोग जुड़ जाते हैं, जैसे द चीफ विद ऑल हिज मेन। तो यहाँ क्या वर्ब प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि अब चीफ के साथ उसके आदमी भी हैं? यहीं पर व्याकरण एक दिलचस्प मोड़ लेती है। नियम 9 कहता है कि ये जो अतिरिक्त शब्द हैं, ये क्रिया के वचन को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। उदाहरण के लिए, द चीफ विद ऑल हिज मेन वॉज मैसेकर्ड। यहाँ वॉज का प्रयोग हुआ है, वर का नहीं। बिल्कुल। इस नियम के लिए एक अचूक परीक्षा टिप है, जिसे इग्नोर द मिडल मैन कहा जा सकता है। बीच वाले हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। हमेशा पहले कर्ता को देखकर ही क्रिया का चुनाव करें। चूंकि पहला कर्ता चीफ है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। ये वाकई एक जादुई टिप है। बस पहले सब्जेक्ट को देखो। अब नियम 10 की ओर बढ़ते हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, विच, दैट के बारे में है। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो इनके बाद आने वाली वर्ब का फैसला कैसे होता है? क्या इसके लिए एंटीसीडेंट का कोई नियम है? जी बिल्कुल है। नियम 10 कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन की क्रिया उसके ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार होनी चाहिए, जिसे अंग्रेजी व्याकरण में एंटीसीडेंट कहते हैं। इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। एक गलत वाक्य देखिए, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये सुनने में तो शायद सही लगता है, क्योंकि हु के बाद अक्सर इज सुनने की आदत होती है, लेकिन सही वाक्य होगा इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। यहां हु के ठीक पहले आई आया है, इसलिए हु के बाद की क्रिया आई के अनुसार होगी और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन परीक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। अब हमारी चर्चा खंड 3 में प्रवेश कर रही है, जो इन्फिनिटिव्स की बारीकियों पर केंद्रित है। नियम 11 से 17 तक इसी की चर्चा होगी। सबसे पहले नियम 11 की बात करते हैं, जहां इन्फिनिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स का खेल है। इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नियम 11 एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर स्पष्ट करता है? नियम 11 बहुत ही खास है। एक्टिव वॉइस का नियम कहता है कि एडवाइज, अलाउ, ऑर्डर, टीच, परमिट जैसी क्रियाओं के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उदाहरण, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। यहाँ एडवाइज्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और फिर टू डू लगा है। और पैसिव में? जब यही वाक्य पैसिव वॉइस में बदलता है, तो नियम बदल जाता है। पैसिव वॉइस में सीधे वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम। यहाँ परमिटेड के तुरंत बाद टू गो आ गया है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। अब नियम 12 की ओर आते हैं, जो नो यानी KNOW शब्द के साथ जुड़ा एक बड़ा अपवाद है। अक्सर लोग कहते हैं आई नो टू स्विम, लेकिन ये गलत माना जाता है। नियम 12 इसके बारे में क्या चेतावनी देता है? यह एक बहुत बड़ी व्याकरणिक चेतावनी है। नियम 12 स्पष्ट करता है कि नो वर्ब के बाद कभी भी सीधे टू नहीं आता। नो किसी ज्ञान या प्रक्रिया को दर्शाता है, इसलिए इसके बाद हमेशा हाउ, वेयर या व्हेन लगाना अनिवार्य होता है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सही वाक्य क्या होगा? आई नो टू राइट अ लेटर कहना गलत है। सही वाक्य होगा आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। प्रक्रिया बतानी पड़ती है। अब नियम 13 की चर्चा करते हैं, जो बेयर इन्फिनिटिव के बारे में है। बेयर का मतलब होता है नंगा या बिना आवरण के। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ इन्फिनिटिव से टू हटा दिया जाता है? ये किन शब्दों के साथ होता है? आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही है बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। नियम 13 कहता है कि लेट, बिड, सी, फील, मेक, हियर इन सभी क्रियाओं के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। उदाहरण देखें, आई हर्ड हिम स्पीक।
यहाँ आई हर्ड हिम टू स्पीक कहना व्याकरण के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ स्पीक आएगा, टू स्पीक नहीं। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए नियम 14 की बात करते हैं। क्या ये बेयर इन्फिनेटिव का नियम मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, शुड पर भी लागू होता है? जी बिल्कुल। नियम 14 यही कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, इन सभी के बाद हमेशा बिना टू वाले इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ टू वर्क लिखना एक बहुत ही आम गलती है जिससे बचना चाहिए, केवल वर्क आएगा। और नियम 15 भी इसी परिवार का हिस्सा लगता है। जब हम हैड बेटर या हैड रैदर जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैड बेटर गो नाउ, तो क्या यहाँ भी टू लगाना मना है? बिल्कुल मना है। नियम 15 स्पष्ट करता है कि हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाक्यांश एक मजबूत सलाह या प्राथमिकता को दर्शाते हैं और सीधे मुख्य क्रिया से जुड़ते हैं। इसलिए ही हैड बेटर टू गो नाउ कहना गलत होगा। सही प्रयोग ही हैड बेटर गो नाउ ही है। ये बहुत ही व्यवस्थित है। अब नियम 16 और 17 की बात करते हैं। क्या कुछ और ऐसे कंजंक्शन या प्रेपोजिशन हैं जिनके बाद हम टू को हटा देते हैं? देन और बट के बारे में ये नियम क्या कहते हैं? नियम 16 और 17 इसी कड़ी को पूरा करते हैं। नियम 16 कहता है कि कंजंक्शन देन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, जैसे ही हैड बेटर रीड देन राइट। यहाँ तुलना हो रही है। हाँ, तुलना हो रही है, तो देन टू राइट नहीं होगा, सिर्फ देन राइट होगा। इसी तरह नियम 17 यह स्पष्ट करता है कि जब बट एक प्रोपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो और वो डू की किसी फॉर्म जैसे डू, डिड, डज के ठीक बाद आए, तो वहां भी टू का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर। यहां डिड आ गया है, इसलिए बट के बाद केवल वॉन्डर आया है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। अब तक हमने 17 नियमों को पूरी गहराई से समझ लिया है। अब हम खंड 4 में प्रवेश करते हैं, जो पार्टिसिपल्स और ऑक्सिलरीज के सही उपयोग पर आधारित है। नियम 18 से 24 तक का सफर यहीं तय होगा। नियम 18 डैंगलिंग पार्टिसिपल के बारे में है, जो अक्सर बहुत ही मजाकिया गलतियां पैदा करता है। जी हाँ, डैंगलिंग पार्टिसिपल। मान लीजिए किसी ने लिखा, बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि विजय खुद एक बरसात का दिन बन गया है। इस गलती को व्याकरण की दृष्टि से कैसे सुधारा जाए? ये डैंगलिंग पार्टिसिपल की एक बहुत ही क्लासिक और मजेदार भूल है। नियम 18 कहता है कि प्रत्येक पार्टिसिपल का एक स्पष्ट सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना अनिवार्य है। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि वाक्य के शुरुआती हिस्से में कर्ता स्पष्ट नहीं है, तो शुरुआत में इट लगाकर जांच करनी चाहिए। मतलब इट बीइंग अ रेनी डे? बिल्कुल सही वाक्य होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यहाँ इट बरसात के दिन के लिए एक प्रॉक्सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिससे विजय और बरसात का दिन अलग अलग हो जाते हैं। एकदम सही। अब नियम 19 और 20 परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। जो कार्य अतीत में पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, उनके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या संरचना होनी चाहिए? और नियम 20 इसमें क्या अपवाद लाता है? नियम 19 बताता है कि पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे। यह एक पैसिव संरचना है क्योंकि नेता को किसी और के द्वारा मारा गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब आते हैं नियम 20 पर, जो इसका अपवाद है। कुछ शब्द जैसे कंसिडरिंग, जजिंग, रिगार्डिंग, इन शब्दों को किसी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतंत्र रूप से वाक्य में आ सकते हैं क्योंकि ये एक सामान्य दृष्टिकोण दर्शाते हैं। उदाहरण, कंसिडरिंग द केस, आई टुक द डिसीजन। ये वाक्य पूरी तरह से सही है, इसमें डैंगलिंग पार्टिसिपल की कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं नियम 21 की, जो अलग अलग सहायक क्रियाओं या सेपरेट ऑक्सिलरीज के बारे में है। यदि एक ही वाक्य में दो ऐसे कर्ता हों जिनका वचन अलग अलग हो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो क्या हम एक ही सहायक क्रिया से काम चला सकते हैं? जैसे 3 killed and 1 were injured। क्या यह सही है? ये बिल्कुल गलत है और यहीं पर नियम 21 लागू होता है। इसके लिए एक परीक्षा हैक है, मिसिंग ऑक्सिलरी बराबर 100% एरर।
जब कर्ता अलग-अलग वचन के हों तो दोनों के लिए उनकी अपनी अलग-अलग सहायक क्रियाएं जैसे इज, आर, वॉज, वर देनी होंगी। सही वाक्य होगा 3 were killed and 1 was injured, क्योंकि 3 बहुवचन है तो उसे वर चाहिए और 1 एक वचन है तो उसे was चाहिए। एकदम सटीक। इसी से मिलता जुलता नियम 22 है। अगर दो कर्ता एक ही मुख्य क्रिया को साझा कर रहे हों तो वो कब संभव है? अगर मैं कहूँ I am 17 years old and my sister 14, तो यहाँ क्या गलती है? नियम 22 स्पष्ट करता है कि एक ही क्रिया का उपयोग दो कर्ताओं के लिए तभी किया जा सकता है जब क्रिया का रूप दोनों के लिए समान हो। यहाँ ट्रिक ये है कि I के साथ am लगता है लेकिन सिस्टर के साथ is लगता है। दोनों के वर्ब फॉर्म बिल्कुल अलग हैं, इसलिए सिस्टर के बाद की सहायक क्रिया को गायब नहीं किया जा सकता। तो सही वाक्य होगा I am 17 years old and my sister is 14। जी हाँ। अब नियम 23 और 24 को समझते हैं, जहां मुख्य क्रियाओं और सहायक क्रियाओं का एक बहुत ही तकनीकी जोड़ा बनता है। नियम 23 कहता है कि दो सहायक क्रियाओं के साथ एक मुख्य क्रिया तभी आ सकती है जब वो रूप दोनों के लिए सही हो। इसे एक उदाहरण से कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझें कि हर सहायक क्रिया की अपनी एक मांग होती है। उदाहरण के लिए, he never has taken and never will take such strong measures। यहाँ has को verb की थर्ड फॉर्म यानी taken चाहिए और will को verb की फर्स्ट फॉर्म यानी take चाहिए। इसलिए हम सिर्फ एक मुख्य क्रिया लिखकर काम नहीं चला सकते। बिल्कुल, हमें दोनों के लिए अलग अलग रूप देने पड़े। और नियम 24 इसी का उल्टा है। जब दो मुख्य क्रियाओं के लिए एक ही सहायक क्रिया हो तो उसे दोनों के साथ सही ढंग से जोड़ना चाहिए। जैसे 10 candidates have passed, 1 has failed। यहाँ have और has दोनों सहायक क्रियाएं अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पर हैं। बहुत ही तार्किक और स्पष्ट। अब हम आज की चर्चा के अंतिम और 5वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नियम 25 से 30 तक टेंसेस, एडवर्ब्स और जेरेंड्स का जाल सुलझाया जाएगा। ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है। जी, नियम 25 काल की निरंतरता यानी टेंस, कंसिस्टेंसी का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। अगर वाक्य का पहला हिस्सा यानी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो बाद वाले हिस्से का क्या होगा? नियम 25 एक कड़ा नियम है जो कहता है कि यदि मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस का ही अनुसरण करेगा। इसे निरंतरता कहते हैं। उदाहरण, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। यहाँ सफलता भी अतीत में मिली और मेहनत भी अतीत में की गई थी, इसलिए दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में है। लेकिन हर कड़े नियम का एक अपवाद होता है। नियम 26 के रूप में जो अपवाद है वो बहुत ही तार्किक है। अगर वाक्य का पहला हिस्सा पास्ट में है लेकिन दूसरा हिस्सा कोई ऐसी बात कह रहा है जो एक सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब क्या होगा? जैसे अगर कल किसी शिक्षक ने कहा कि सूरज पूर्व से उगता है, तो क्या आज सूरज का उगना पास्ट टेंस हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। यही नियम 26 का मूल है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई सार्वभौमिक सत्य व्यक्त कर रहा हो तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, चाहे मुख्य उपवाक्य पास्ट में ही क्यों ना हो। सत्य कभी अतीत नहीं होता। उदाहरण के लिए, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ सेड पास्ट में है लेकिन मूव्स प्रेजेंट में है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी का घूमना एक अटल सत्य है। अब नियम 27 की बारी है। ये लेस्ट शब्द के बारे में है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। इस शब्द के साथ हमेशा कौन सी सहायक क्रिया जुड़ती है? लेस्ट अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही जिद्दी शब्द है। नियम 27 कहता है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य का मुख्य काल कोई भी हो। उदाहरण, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। यहां शुड का आना अनिवार्य है। नियम 28 स्प्लिट इन्फिनेटिव की गलती से बचने के बारे में है। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे स्प्लिट करने या तोड़ने का क्या मतलब है और व्याकरण इसे क्यों गलत मानता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में किसी एडवर्ब को घुसा देना। व्याकरण कहता है कि टू और वर्ब हमेशा एक साथ रहने चाहिए, उनके बीच दरार नहीं आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, टू केयरफुली वॉक तकनीकी रूप से गलत है, तो सही बनावट होगी टू वॉक केयरफुली। बिल्कुल, टू और वर्ब को अलग नहीं करना चाहिए। अब हम आ गए हैं आज के अंतिम दो नियमों, नियम 29 और 30 पर। ये दोनों नियम जेरेंड और प्रोनाउन के रिश्ते के बारे में हैं।
जेरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो एक संज्ञा की तरह काम करता है। अगर जेरेंड से पहले कोई सर्वनाम आए तो उसका रूप कैसा होना चाहिए? नियम 29 और 30 बहुत ही स्पष्ट हैं। जेरेंड से पहले यदि कोई सर्वनाम आता है तो वो हमेशा पॉजेसिव केस में होना चाहिए, यानी माय, योर, हिज, हर आदि। इसे एक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वाक्य है ही एम्फसाइज्ड माय गोइंग देयर। यहाँ गोइंग एक जेरेंड है, उससे पहले मी गोइंग कहना गलत है, माय गोइंग सही है, जो कि पॉजेसिव केस है। ऐसे ही हिज कमिंग, योर डूइंग आदि बिल्कुल सही प्रयोग हैं। क्या बात है। इसी के साथ हमने KVS PRT Tier 2 परीक्षा के लिए व्याकरण के उन 30 सुनहरे नियमों को एक-एक करके और पूरी गहराई के साथ डिकोड कर लिया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से लेकर इन्फिनिटिव्स, टेंसेस और जरंड्स तक हर एक नियम का तर्क और उसका विज्ञान समझा गया है। बिल्कुल। निष्कर्ष के तौर पर अगर आज की इस पूरी मास्टर क्लास से एक द गोल्डन रूल या सबसे बड़ा सबक निकालना हो तो वो यही है, हमेशा कर्ता के वचन और काल की निरंतरता का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। यही वो मजबूत नींव है जिस पर पूरी अंग्रेजी भाषा की शुद्धता खड़ी है। और यहाँ श्रोताओं और परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही कारगर प्रो टिप है। जब भी किसी वाक्य में एरर या गलती ढूंढनी हो तो वाक्यों को मन में ही सही पर थोड़ा जोर देके पढ़ने की आदत डालें। ये एक साबित विज्ञान है कि इंसान के कान अक्सर गलत बनावट को तुरंत पकड़ लेते हैं। जो पढ़ने या सुनने में अजीब लगे, अक्सर वहीं व्याकरण की गलती छुपी होती है। बहुत सही सलाह है। और ये हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि ये नियम केवल कोई परीक्षा पास करने के लिए नहीं बने हैं। ये नियम भाषा को सटीक, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के आधारभूत स्तंभ है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और नया विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि व्याकरण निस्संदेह भाषा का विज्ञान है, उसके सख्त नियम हैं, लेकिन जब हम दुनिया के महान साहित्य को पढ़ते हैं या फिर आज के इंटरनेट की रोजमर्रा की भाषा जिसे स्लैंग कहा जाता है, उसे देखते हैं तो अक्सर ये सुनहरे नियम जानबूझकर तोड़े जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। यह वास्तव में सोचने वाली बात है। क्या व्याकरण के इन नियमों को तोड़ना भी भाषा के प्राकृतिक विकास का एक हिस्सा है? अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।